आइए देखते हैं कि एसिड्स और बेसिस चीज़ों के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एसिड्स जब मेटल्स के साथ तामिल करते हैं तो क्या होता है। एसिड रिएक्शन को समझने के लिए बस एक बात याद रखें कि एसिड्स H+ डोनर्स होते हैं और फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास मैग्नीशियम है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तामिल कर रहा है तो क्या होगा। देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड चूंकि एसिड है तो ये H+ आयंस देगा और अब मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन आज़ाद हो जाएगा। तो आपको मैग्नीशियम क्लोराइड मिलता है और साथ हाइड्रोजन गैस भी बनती है। अब MgCl2 क्यों बनता है? क्योंकि याद रखें Mg की वैलेंसी 2 है, इसलिए ये 2 क्लोरीन एटम्स के साथ मिलेगा। तो ये अभी बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। क्या आप इसे बैलेंस कर सकते हैं? क्या आप वीडियो को रोक के खुद से इसे बैलेंस कर सकते हैं? ठीक है। तो चूंकि आपके पास 2 Cl और 2 H हैं, बस यहाँ 2 लगा दें और इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। और देखें, आपको एक सॉल्ट मिलता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस आज़ाद होती है। चलें एक और कोशिश करते हैं। अगर जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तामिल यानी रिएक्ट करे तो क्या होगा। फिर से वीडियो को रोकें और देखें कि आपको क्या मिलेगा। ठीक है, फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने H+ आयंस देगा और इस तरह जिंक क्लोरीन के साथ तामिल करके जिंक क्लोराइड बनाएगा और आपके पास H2 गैस आज़ाद होगी। और बिल्कुल पहले की तरह आपको इक्वेशन इसी तरह बैलेंस करनी है। तो अब अमूमी तौर पर हम क्या कह सकते हैं, जब मेटल्स एसिड्स के साथ तामिल करते हैं तो क्या होता है। देखें, मेटल्स जब एसिड्स के साथ तामिल यानी रिएक्ट करते हैं तो आपको सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है ना। अब आएं एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। यहां मैं जिंक मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालूंगी जो पहले ही कॉनिकल फ्लास्क में डाला गया है। और अब आप देखेंगे कि जिंक क्लोराइड बन रहा है, लेकिन H2 गैस बुलबुलों की सूरत में निकल रही है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये H2 गैस है? हमें कैसे पता चले कि ये H2 गैस है? याद रखें, H2 गैस आतिशपजीर होती है, यानी अगर मैं इसे आग के करीब रखूंगी तो ये वाकई थोड़ा सा फटेगी, आपको एक पाप की आवाज आएगी। और आए इसे देखते हैं। तो मैं देख रही हूं कि H2 गैस बाहर आ रही है। मैं एक जली हुई तीली बिल्कुल इसके पास रखूंगी, इससे पाप की आवाज आएगी। और ये पाप नहीं था, ये तो फट गया। ये खतरनाक है, यहां बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बाहर आ रही थी। ये घर पर कभी कोशिश ना करें। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट स्कूल में कर रहे हैं तो लाजमी है कि आप सही साजो सामान पहने और आपके साथ कोई बड़ा मौजूद हो। तो उम्मीद है आप ये कभी नहीं भूलेंगे कि मेटल्स जब एसिड्स के साथ तामिल करते हैं तो मेटल सॉल्ट्स और हाइड्रोजन गैस बनती हैं। अब ये मौजू की तरफ चलते हैं। आइए सोचते हैं कि क्या होता है जब आपके पास बेस हो जो मेटल्स के साथ तामिल करे। इसके लिए याद रखें कि बेस हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर्स होते हैं। उन्हें हाइड्रोजन आयंस लेना बहुत पसंद है, लेकिन अंदाजा लगाएं, मेटल्स आपको हाइड्रोजन आयंस नहीं देते, इसीलिए बेसिस आमतौर पर मेटल्स के साथ तामिल नहीं करते। बेसिस और मेटल्स के साथ बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन कुछ मुस्तस्नियात हैं। मैं आपको एक मिसाल देती हूं। अगर आपके पास जिंक है जो बेस यानी NaOH के साथ तामिल कर रहा है तो असल में कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिंक H+ आयंस NaOH को नहीं दे सकता और NaOH H+ आयंस ले नहीं सकता क्योंकि वो इसे तकसीम नहीं करता। मिसाल के तौर पर, अगर जिंक NaOH के साथ तामिल कर रहा है तो आम तौर पर कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिंक, आप जानते हैं, NaOH के एक्सेप्ट करने के लिए कोई H+ आयन नहीं है। लेकिन जिंक इतना ताकतवर, इतना रिएक्टिव मेटल है कि ये असल में हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा और इस तरह आपको असल में
सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ये एक बहुत नायाब सूरत हाल है। हम इसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं और चूंकि ये गैर मामूली है इसलिए इसे अमूमी कानून के लिहाज से नहीं कहेंगे। आम तौर पर हम कहेंगे कि ये सिर्फ बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए होता है और आम तौर पर बेसिस मेटल्स के साथ तामिल नहीं करते। अच्छा, अब तीसरी सूरत हाल की तरफ चलते हैं। क्या होता है जब एसिड्स मेटल कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ तामिल करते हैं? चले देखते हैं। आपके पास यहाँ सोडियम कार्बोनेट है जो HCl के साथ तामिल कर रहा है। अब क्या होगा? बिल्कुल पहले की तरह HCl अपने H+ आयंस देगा। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या होने वाला है। ये H+ आयन अब यहाँ CO3 के साथ मिल सकता है और हमें कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। हमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिल सकता है क्योंकि यहाँ O मौजूद है। ये H के साथ मिल सकता है और NaCl के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बना सकता है। तो देखते हैं, हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और हमें पानी मिलता है और फिर हमें इसे बैलेंस भी करना है। आप देख सकते हैं यहाँ H2 है लेकिन सिर्फ एक H है तो ये बैलेंस नहीं है, तो हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। अगर आप यहाँ और यहाँ 2 लगा दें तो हमारा काम हो गया। अच्छा, अब एक और देखते हैं। अब क्या होगा अगर आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट है जो HCl के साथ तामिल कर रहा है? क्यों ना आप वीडियो को रोकें और खुद कोशिश करें कि इसका जवाब दे सकें। अच्छा, फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने H+ आयंस देगा। इस बार भी H+ आयंस इन चीज़ों के साथ मिल सकते हैं। आपको H2O मिल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकती है और फिर ये Cl के साथ मिल सकते हैं, जिसका मतलब है कि मेरा ख्याल है हमें वही नतीजा मिलना चाहिए। हमें सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलना चाहिए। हमें बिल्कुल वही चीज़ मिलती है। लेकिन इसमें खूबसूरती यह है कि आप देख सकते हैं ये पहले से बैलेंस्ड है, ये पूरे तौर पर बैलेंस्ड है। इसका मतलब ये है कि जब मेटल्स एसिड्स के साथ तामिल करते हैं, जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट एसिड्स के साथ तामिल करता है तो क्या होता है? तो वो एसिड्स के साथ तामिल करके आपको सॉल्ट देंगे जैसे पहले, लेकिन इस बार आपको कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि H+ आयंस इन चीज़ों के साथ तामिल करके आपको ये चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल ये हो सकता है कि क्या कोई तरीका है जिससे पता चले कि जो गैस बनी है वो वाकई कार्बन डाइऑक्साइड है? यानी क्या इसके लिए कोई तरीका है? और जवाब है हाँ, इसके लिए तरीका मौजूद है। आप इसे कैसे टेस्ट करेंगे? देखें, अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लें, जिसे हम लाइम वाटर कहते हैं। लाइम वाटर का मतलब ये नहीं कि वो पानी जो लीमू निचोड़ने से निकलता है, नहीं, यहाँ लीमू के रस की बात नहीं हो रही। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आम तौर पर जिस चीज़ में कैल्शियम हो इसे हम लाइम कहते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही लाइम वाटर है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में गुजारें तो आपको एक किस्म का सफ़ेद प्रिसिपिटेट मिलेगा, यानी ये सफ़ेद प्रिसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ कैल्शियम के साथ मिलकर आपको कैल्शियम कार्बोनेट देगी और साथ में पानी भी मिलेगा। इसी तरह आपको पता चलता है कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि जब ये लाइम वाटर में गुजरती है तो सफ़ेद प्रिसिपिटेट देती है। लेकिन यहाँ एक बात है, अगर आप इस सॉल्यूशन में और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, यानी कैल्शियम कार्बोनेट में, तो कैल्शियम कार्बोनेट मज़ीद मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। माजरत, कार्बन डाइऑक्साइड मज़ीद कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिल जाएगी और आपको कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिलेगा और वो बेरंग हो जाता है। तो ये एक खूबसूरत टेस्ट है जिसमें आप पहले कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हैं और आपको सफ़ेद प्रिसिपिटेट आता है।
फिर मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हैं तो वो बेरंग हो जाता है। अब आए इसका एक हिस्सा देखते हैं। चलें दोबारा ये रिएक्शन करते हैं। तो इस मिसाल में मैं डालूंगी, मेरा ख्याल है ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, और मैं इसमें थोड़ा एसिड डालूंगी। मेरा ख्याल है मैं एसीटिक एसिड डाल रही हूं, और देखें ये झाग आ रहा है। ठीक है, ये बुलबुले यही कार्बन डाइऑक्साइड है जो बाहर आ रही थी, जैसा कि मैंने पहले देखी थी। ठीक है, अब मैं कैसे पता करूंगी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है? बस वही टेस्ट करूंगी। तो यहाँ मेरे पास लाइम वाटर है, ये मेरा लाइम वाटर है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। मैं वही गैस इसमें गुजारने वाली हूं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं वही गैस गुजारने वाली हूं, मैं वो गैस इसमें गुजार रही हूं, और देखें ये दूधिया हो गया है। वो सफ़ेद प्रेसिपिटेट, मुझे वहां कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है, और इसी तरह मुझे पता चलता है कि जो गैस गुजारी गई वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और जाहिर है अगर आप और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गुजारें तो वो मज़ीद कैल्शियम कार्बोनेट के साथ तामल करेगी और आपको कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। लेकिन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और हम वो रिएक्शन नहीं करेंगे, तो यहीं पर ये रुक जाएगा। अब हम चौथे और आखिरी हिस्से पर आते हैं। एसिड बेस के साथ कैसे तामल करता है, चले देखते हैं। अगर आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो NaOH के साथ तामल कर रहा है तो क्या होगा? ये इन दोनों के लिए बिल्कुल मुकम्मल रिएक्शन है, क्योंकि याद रखें ये एसिड आपको H+ आयन्स देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेस H+ एक्सेप्टर्स होते हैं। तो आपके पास H+ डोनर्स भी हैं और H+ एक्सेप्टर्स भी। ये कितना खूबसूरत होने वाला है। तो ये अपना H+ डोनेट करेगा और ये इसे एक्सेप्ट करेगा, और वो OH इस H को एक्सेप्ट करेगा, जिससे आपको H2O मिलेगा, और फिर वो Cl के साथ मिलकर आपको NaCl देगा। तो आपको NaCl जमा H2O मिलेगा। और इस तरह आम तौर पर हम कह सकते हैं कि एसिड्स और बेसिस तामल करते हैं तो आपको सॉल्ट और पानी मिलता है। इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे आपको सॉल्ट मिल सकता है। एसिड्स और बेसिस हमेशा तामल करके रिएक्ट करके सॉल्ट और पानी देते हैं। अच्छा, तो अब इन सब बातों के साथ आइए इसका खुलासा करते हैं कि हमने क्या सीखा। जब एसिड्स मेटल्स के साथ तामल करते हैं तो क्या होता है? याद रखें, क्योंकि एसिड्स H+ डोनर्स होते हैं, मेटल्स सॉल्ट बनाते हैं और आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो आपको सॉल्ट जमा हाइड्रोजन मिलती है। जब बेस मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? आम तौर पर कुछ नहीं होता, क्योंकि बेस हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स होते हैं। मेटल्स आपको हाइड्रोजन आयंस नहीं देते, तो एक्सेप्ट करने के लिए कुछ नहीं होता, और इसलिए आम तौर पर कोई रिएक्शन नहीं होता। कुछ खास सूरत हाल हैं, लेकिन उनकी फिक्र ना करें। जब एसिड्स मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ तामल करते हैं तो क्या होता है? तकरीबन वैसा ही होता है। यहाँ भी सॉल्ट बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस के बजाय अब हाइड्रोजन इन कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ तामल कर सकता है, जिससे आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। तो देखें, बिल्कुल पहले की तरह आपको सॉल्ट मिलता है, लेकिन अब वो हाइड्रोजन जो निकला हुआ था वो हाइड्रोजन गैस बनने के बजाय कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ तामल करेगा और आपको कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देगा। और आखिर में जब एसिड्स बेस के साथ तामल करते हैं तो क्या होता है? ये बिल्कुल मुकम्मल रिएक्शन है, आपको सॉल्ट और पानी मिलता है।